नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंथियोन एडू रांची में। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा आपका घटना चक्र में दिया हुआ है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। बहुत अच्छा बुक है, आप लोग इसको ले भी सकते हैं और यहाँ मेरे साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है वो 2025 लिखा है, लेकिन इसमें 17वीं तक है। ठीक है, तो 71वीं तक का आपको अपडेट क्वेश्चन इसमें हम अपने तरफ से जोड़ देंगे उसमें। तो यानी कि 38वीं से लेकर 71वीं तक आपको अपडेट क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। और सारा का सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, इसको देखिएगा। एक बार नहीं, 4-5 बार देखिएगा, सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ स्पेशल बीपीएससी और बिहार के एग्जाम से रिलेटेड आपको दिए जाते हैं मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अपने यहाँ 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करेंट अफेयर का आपको प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हमसे ये लेते हैं तो बिहार करेंट अफेयर का आपको दिया जाएगा, उसके बाद में पीआईबी नोट्स, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। करेंट अफेयर एमसीक्यू कराए जाएंगे। हिस्ट्री नोट्स मिल जाएगा, हिस्ट्री का नोट्स जो स्पेशल बिहार का एग्जाम और स्पेशल उसमें भी बीपीएससी को देखते हुए ही वो नोट्स तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी का नोट्स मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का मिल जाएगा, बिहार स्पेशल नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब के लिए आपको 500 रुपया फीस रखा गया है। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके, ठीक है, ये दोनों नंबर में से किसी एक पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर टाइम टू टाइम ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा पूरा अपडेटेड। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का सीरीज है, हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है पाषाण काल, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अभी तक कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम कुछ थोड़ा सा सेकंड का हम टाइम देंगे, आप लोग भी जो है कि इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, पाउच करके भी बनाइएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, किली गुल मोहम्मद से, दबशदात से, मेहरगढ़ से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 64 बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2018 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात ये है कि भारत में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मेन क्वेश्चन आपका ये है। तो कृषि के साक्ष्य कहने का मतलब कि चावल मिला होगा, गेहूं मिला होगा। ठीक है, ये सारा चीज जो है कि मिला होगा। तो ये कहाँ से मिला है? जो सबसे पहले वहीं से मिला है पूरा आपका भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ इसका सही आंसर है। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है। ठीक है, ये चेंजिंग क्या हुआ है कि कुछ नया खोज हुआ है, और नया खोज होने के बाद में ये बताया गया कि मेहरगढ़ सबसे प्राचीन नहीं है। मेहरगढ़ आपका है कहाँ? तो मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई कृषि का साक्ष्य मिला है, कोई प्रमाण मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है, ऐसा था। ठीक है, लेकिन जब नया खोज हुआ है तो मेहरगढ़ के जगह पे अब हो गया है लुहरा देव। लुहरा देव, लुहरा देव कहाँ है? यूपी में है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अब अगर लुहरा देव दे रहा है तो आपको लुहरा देव ही मार के आना है, मेहरगढ़ अब नहीं होगा। मेहरगढ़ जब तक नया खोज नहीं हुआ था तब तक मेहरगढ़ था। कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़। लेकिन अब होगा लुहरा देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग, चाल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण को बोला जाता है, ताम्रपाषाण काल को बोला जाता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण कहने का मतलब क्या है? ताम्र मतलब तो कॉपर, आप लोग जान ही रहे हैं। पाषाण मतलब हो गया स्टोन, पत्थर। ठीक है,
तो वैसा पीरियड जब लोग पत्थर का ही हथियार वगैरह बनाते थे, औजार वगैरह बनाते थे, और फिर धीरे धीरे जो है कि तांबा आ चुका था। ठीक है, तो तांबा का ज्यादा हथियार नहीं बनता था, तांबा का यूज करना लोग जान गए थे। ठीक है, अभी भी ज्यादा जो है कि आपका स्टोन का ही हथियार वगैरह बनता था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है ताम्रपाषाण युग। इसको चाल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है, चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। तो इसको भी जो है कि ध्यान में रखना है। ये कब आया? तो पाषाण काल के बाद में आया ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के बाद में सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद में फिर वैदिक सभ्यता। इस टाइप का चैप्टर हम लोग को पढ़ा पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म, ठीक है, मानव का जीवाश्म भारत में सबसे पहले कहाँ से मिला है? तो ये नर्मदा घाटी से मिला है, यानी कि मध्य प्रदेश वाला एरिया हो जाएगा, नर्मदा घाटी से मिला है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी कर सकता है। और भी कई प्रकार का जो एग्जाम होता है, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, चाहे अदर स्टेट का पीसीएस हो, वो सब में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका इसका पीडीएफ भी आपको जो है कि इसमें मिलेगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन होते हैं तो ये सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये घटना चक्र का ही क्वेश्चन है, घटना चक्र में जो दिया हुआ है। और बीपीएससी पीवाईक्यू है, देख रहे हैं कि 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका, ये बहुत बच्चा वाला जो है कि क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि जनरली नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी सालों से पूछा जाते रहा है और सबके दिमाग में जो है कि ये बैठ गया है कि भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़िए। सूची 1 का मिलान सूची 2 से जो है कि करना है। ठीक है, ये आपका बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है। इसी तरीके से सीजीएल का क्वेश्चन भी हम लोग करवाएंगे। ग्रुप से जुड़िएगा, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए, नवपाषाण कालीन स्थल का बात कर रहा है कि एक तरफ नाम दिया गया है और वो किस राज्य में पड़ता है, एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाषाण काल एक चैप्टर है, पाषाण काल, और इसको 3 भाग में बांटा गया है, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, चाहे आप लोग भी पढ़े होंगे। ठीक है, एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें से पूरा पाषाण काल के बारे में नहीं पूछ रहा है, मध्य पाषाण काल के बारे में नहीं पूछ रहा है, नवपाषाण काल के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नवपाषाण काल के समय में जो ये स्थान है, ये वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो उतनूर, उतनूर कहाँ है, चिरांद कहाँ है, गुफकराल कहाँ है, और पय्यमपल्ली कहाँ है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं याद होगा तो चिरांद तो जरूर याद होगा। तो चिरांद आपका बिहार में है। ठीक है, यहाँ से नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं, आप बिहार स्पेशल में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चिरांद बिहार में है। अब इससे देखिए तो कि क्वेश्चन बन रहा है आपका बी का 4, बी का 4 किस में है, बी का 4 सी में है, और किसी में 4 नहीं है, यानी कि सीधे सी को मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे है कि उतनूर कहाँ है, तो उतनूर है आपका तेलंगाना में। गुफकराल कहाँ है, तो ये है आपका कश्मीर में। पय्यमपल्ली कहाँ है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। यानी कि देखिए, चिरांद और गुफकराल ये तो आम चीज है, जो लोगों को ऐसे भी याद रहता है, विद्यार्थी लोग को, स्टूडेंट लोग को। तो 2 ठो भी अगर याद है तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन कूट वाला बन जाता है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अहाड़ कहाँ है, कैथा कहाँ है, स्वाल्दा कहाँ है, मालवा कहाँ है, और ये क्या है, ताम्रपाषाण युगीन स्थल है।
ठीक है, ताम्र पाषाण काल जब चल रहा था तो उस टाइम का ये सब स्थल है, और किस नदी के किनारे है ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, तो हार्ड है तो इस सब टाइप का भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है कि मिलाइए, इसमें आपका हो जाएगा आहाड़ है बनास नदी के किनारे, कायथा है काली सिंध के किनारे। देखिए ये सब क्वेश्चन जनरली और सब एग्जाम में नहीं आता है, कभी कहीं आ गया होगा तो वही क्वेश्चन उठा के दे दिया है। ठीक है, तो ये सबको रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब इससे देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ए का 3 बी का 4, नहीं ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 आपका सी में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। स्वालदा कहाँ है, तो स्वालदा ताप्ती नदी के किनारे है, और मालवा हो गया नर्मदा नदी के किनारे। मालवा तो ऐसे भी लोगों को याद रहता है कि वो नर्मदा नदी के किनारे है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये पाषाण काल से इतना ही क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है बीपीएससी, जो हमने करवा दिया। अगला उसका चैप्टर है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है ये, और यहाँ से लगभग लगभग जो है कि हमेशा क्वेश्चन बीपीएससी में एक क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बढ़िया से पढ़ भी लीजिएगा, टेक्स्ट बुक या जहाँ भी आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, वहाँ आप पढ़ लीजिएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में, आद ऐतिहासिक काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आद ऐतिहासिक काल में। देखिए हम लोग 3 ठो जनरली जो है कि काल बांटा जाता है, ठीक है, हिस्ट्री में। जैसे प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आदि इतिहास भी लिख सकते हैं, और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक में किसको रखा जाता है? प्रागैतिहासिक में उसको रखा जाता है जिस समय का जानकारी हम लोग को कोई रिटेन एविडेंस में नहीं मिला है, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। जो भी हम लोग को मिला है खुदाई किए हैं, खुदाई में कुछ का हड्डी मिला, कुछ बर्तन मिला, कुछ पत्थर का औजार वगैरह मिला। ठीक है, तो वैसा वैसा काल को हम लोग बोलते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल में इसको रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई लिखित साक्ष्य लोग का नहीं मिला है। ठीक है, क्या खाता था, क्या गाता था, क्या बजाता था, ये सब कोई लिखित रिटन एविडेंस नहीं मिला है। तो वैसा वैसा टाइम को, जैसे पाषाण काल, पाषाण काल को आपको प्रागैतिहासिक काल में ही रखा जाता है, क्योंकि पाषाण काल के बारे में हम लोग के पास में कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जो भी है पूरा तात्विक है, यानी कि खुदाई वगैरह से मिला है, तो उसको प्रागैतिहासिक में रखा जाता है। आदि इतिहास में उसको रखा जाता है जिसमें रिटन एविडेंस तो मिला है, लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका कोई लिखित एविडेंस नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या लिखा है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक में रखा जाता है। ऐतिहासिक काल में उसको रखा जाता है जिस काल के बारे में हम लोग को लिखित जानकारी भी मिलता है और खुदाई के माध्यम से भी हम लोग को जानकारी मिलता है, उसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदि इतिहास। आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 63 में पूछा हुआ था प्री में 2017 में, अब देख रहे हैं। अब इसमें देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ऐसे जनरली जो बुक वगैरह में पढ़ा जाता है कि इसका जो सबसे बढ़िया विशेषता है, जो सबसे ज्यादा विशेषता माना जाता है, वो है इसका नगर नियोजन। तो नगर नियोजन जो है कि इसका विशेषता है, नगर नियोजन इसका विशेषता है। अगर आपको ये याद है, या जल निकास की प्रणाली, जल निकास की
प्रणाली भी इसका विशेषता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या आप इसको ई मार देंगे, ऑप्शन नंबर ई मारेंगे? नहीं, बीपीएससी इसी टाइप का तो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब ये सब जनरली आपका एसएससी वगैरह में आता है तो वहां पे ये सब ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ई ही होगा, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं वाला नहीं होगा। ठीक है, एक से अधिक वाला इसका आंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन ई होगा। अब देखिए क्या है, पूजा स्थल का हम पहले बात करें, पूजा स्थल, पूजा स्थल। तो पूजा स्थल जो है कि जैसा और भी मेसोपोटामिया वगैरह का सभ्यता में जैसा पूजा स्थल का एकदम सीधा सीधा प्रमाण मिला है, वैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में वैसा कोई पूजा स्थल के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो पूजा स्थल खत्म हो गया। पक्की ईंटों से बनी इमारत, तो बात सही है, नगर नियोजन इसीलिए तो था। ठीक है, कि वहां का जो भी नगर बने हुए थे उसमें कच्चा ईंट और पक्का ईंट दोनों का प्रयोग किया जाता था, और इसका जो है कि जीता जागता उदाहरण सब जगह से मिला है, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रथम असली मेहराब, ये तो खैर हो ही नहीं सकता है, ये आपका मेडिएवल का पार्ट है। ठीक है, बलबन के समय जो है कि ये सब शुरू हुआ था मेहराब वाला सिस्टम, तो ये तो ऐसे भी खत्म। ठीक है, ये खत्म हो गया। कला और वास्तुकला, ठीक है, कला और वास्तुकला भी विशेषता था, जैसे मूर्ति वगैरह मिला है तो ये एक प्रकार का कला ही तो है। ठीक है, आप पक्की ईंट से जो है कि महल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, रूम बना रहे हैं, तो ये सब वास्तुकला भी है। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह का एविडेंस तो मिला ही है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और डी आपका इसमें सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई सही है, एक से अधिक। चलिए आगे बढ़िए। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा को, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, और लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, और ये एक बंदरगाह है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए अभी हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो इसमें लोथल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ठीक है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। डाबरकोट आपका बलूचिस्तान में है। लोथल आपका गुजरात में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? देखिए जब आप इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, ये सब जो है कि एक जगह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रहा था तो ये सभी सभ्यता समानांतर चल रही थी। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इन सब में सबसे प्राचीन कौन है, तो सबसे प्राचीन है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक में चल रहा था। वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ठीक है, जनरली जो है कि 69 का बहुत कोई याद करके गया था, जैसा न्यूज वगैरह में जो है कि सुनने को मिल रहा था कि बहुत कोई इनमें से कोई नहीं मार के आया है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन खोज रहा था गाय, तो गाय का एविडेंस मिला है, उसका यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि लोगों को नहीं पता था, तो घोड़ा के बारे में लोगों को नहीं पता था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ ये मिलता है कि सुरकोटदा एक जगह है जहां से घोड़े का एविडेंस मिला है। ठीक है, लेकिन घोड़े का एविडेंस मिला है तो हो सकता है कि उधर से कोई आया होगा, मिस्र की तरफ से कोई यहाँ पे आया होगा व्यापार करने। ठीक है, घोड़ा वोड़ा लेके आया होगा, उसी का कुछ अवशेष जो है कि यहाँ पे रह गया होगा, चाहे उधर से कोई, मतलब किसी तरह वो अवशेष वहां पे सुरकोटदा में आया होगा, लेकिन और कहीं से घोड़ा का एविडेंस नहीं मिला है। घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा
घोड़ा। आगे बढ़िए। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेराकोटा का हल कहाँ से मिला है? ठीक है, तो टेराकोटा का जो है कि हल आपका मिला है। ठीक है, मतलब टेराकोटा यानी कि मिट्टी का हल आपको कहाँ से मिला है? ठीक है, तो हम लोग को ये मालूम है कि कालीबंगा में जुता हुआ खेत का एविडेंस मिला था। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत का एविडेंस कहाँ से मिला है? कालीबंगा में। ठीक है, तो यहाँ पे जुता गया खेत अगर मिला है तो खेत का जब जुताई हुआ है तो यहाँ से हल भी मिला होगा। ठीक है, तो कालीबंगा तो 100% हो जाएगा। और एक बनावली का नाम आता है जो हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ से भी मिला है। ये दोनों जगह से टेराकोटा का हल का एविडेंस मिला है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ये आपका सही आंसर है, एक से अधिक। आगे बढ़िए। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कालीबंगन से, जो राजस्थान में है। आगे बढ़िए। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? वही क्वेश्चन जो है कि फिर से पूछा हुआ है। ठीक है, तो कालीबंगन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट लोग जल्दी बनाने के चक्कर में, ठीक है, ये भूल जाता है कि क्वेश्चन को 2 बार भी पढ़ना है। ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि इसमें है पूछा है कि नहीं है पूछा है। ठीक है, इसीलिए है पूछा है या नहीं है पूछा है, जब भी आप एग्जाम में बैठिए तो क्वेश्चन में इस तरीके से घेर लीजिए पहले उसको कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, नहीं तो आपका 1-2 क्वेश्चन जो है कि गलत हो जाता है। ये आपको पता चलता है कब? जब आप टेम्पू में बैठते हैं तब। ठीक है, तो आर.डी. बनर्जी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ठीक है, एम.एस. वत्स भी संबंधित है, के.एन. दीक्षित भी संबंधित है, बी.ए. स्मिथ संबंधित नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ इसको गलत नहीं समझना है। मतलब ये नहीं थे, बी.ए. स्मिथ नहीं थे, बाकी ये तीनों आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित थे। बी.ए. स्मिथ संबंधित नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में जो है कि लाल रंग और काला रंग का उपयोग किया जाता था। जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसके नीचे में काले रंग से पुताई किया जाता था और बाकी सब एरिया पे लाल रंग से पुताई किया जाता था। इसीलिए क्या पूछा है क्वेश्चन? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ये आपका 2018 में खोज हुआ था। आईआईटी खड़गपुर का रिसर्चर लोग जो है कि खोजा था। ठीक है, तो उसके आधार पे उस टाइम का करंट का क्वेश्चन ये बन गया था। तो वही क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 900 वर्ष। बोला कि 900 वर्ष तक जो है कि पानी उस पर नहीं पड़ा था, इसीलिए ये सभ्यता खत्म हो गया। तो सही आंसर इसका 900 वर्ष है। और 2018 में एक खोज खाज के रिपोर्ट ला के दिया था, इसीलिए उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए 900 वर्ष याद रखना है। आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी क्वेश्चन 70 बीपीएससी तक पूछा हुआ था, 71वीं में भी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग ये हो गया, कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें वैदिक पीरियड, वैदिक काल। तो इसका क्वेश्चन को देखिए। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ठीक है, तो देखिए राजधानी के रूप में तो पाटलिपुत्र भी काम किया है, चंपा भी जो है कि राजधानी है, वैशाली भी आपका राजधानी रहा है, राजगिरी भी आपका राजधानी रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मगध का राजधानी कौन था? तो मगध का राजधानी राजगिरी था। राजगिरी को ही गिरिब्रज बोला जाता है, गिरिब्रज बोला जाता है।
ठीक है, राजगिरी बोला जाता है। इसी को वर्तमान में राजगीर बोला जा रहा है, राजगीर बोला जा रहा है, इसी को वर्तमान में राजगीर बोला जा रहा है। तो मगध का राजधानी आपका वैशाली भी रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपका राजगिरी रहा, राजगिरी के बाद में पाटलिपुत्र वैशाली रहा, ये पाटलिपुत्र राजधानी रहा, और पाटलिपुत्र के बाद में वैशाली भी राजधानी रहा है शिशुनाग वंश के समय में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहला जो राजधानी था वह था राजगिरी, और उदयन के समय जो है कि राजगिरी से राजधानी चला गया पाटलिपुत्र, ठीक है। और फिर शिशुनाग जब आया तो वो राजधानी वैशाली को भी बनाया, पाटलिपुत्र भी राजधानी को रखा और वैशाली को भी एगो नया राजधानी वो बनाया था, ठीक है। तो इसमें मगध के बारे में पूछा है तो राजगिरी इसका सही आंसर है। आगे बढ़िए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो हम लोग को पता है कि 10 मंडल है, ठीक है। 10 मंडल में से आपका 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल आपको समर्पित है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिजिल वगैरह इस सब में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र है, मंत्र वाला ज्यादा चीज आपका ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में तो आपका जाति पाति था ही नहीं, वर्णा सिस्टम चल रहा था, तो उस टाइम तो होगा ही नहीं। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में भी जो है कि नहीं हुआ। गुप्त काल तो बहुत आगे चल गया। उससे पहले आपका धर्म शास्त्र के समय में, ठीक है, जब लोग शास्त्र वगैरह ये सब पढ़ने लगे थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब का उद्भव होने लगा था, तेजी से विकास होने लगा था, ठीक है। तो उस टाइम में ही जो है कि अछूत वाला सिस्टम आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल से जब आप चैप्टर पढ़िएगा तब इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है ये। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? ठीक है, 6000 वर्ष पूर्व। तो हम लोग को मालूम है कि लोहा आपका आया था वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है। तो एक है आपका ऋग्वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में आपका लोहा आया था, यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि क्या लोहा वेदिका पीरियड में आ चुका था, तो हाँ, आ गया था वेदिका पीरियड में। लेकिन वेदिका पीरियड के उत्तर वैदिक काल में जो है कि आया था, ना कि ऋग वैदिक काल में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? अच्छा, इसका डेट आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व है। 1500 से 600 बीसी इसका डेट है। तो अगर हम इसको जोड़े अभी के हिसाब से तो लगभग कितना साल पुराना हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट भी है जोड़ने वाला, तो ये कितना साल पुराना हो जाएगा? ठीक है, तो 6000 साल पुराना तो है नहीं, 9000 वर्ष पूर्व तो होगा नहीं, 12000 वर्ष पूर्व होगा नहीं, एक से अधिक ऐसे भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। लगभग 1500 1600, ठीक है, कहीं कहीं 2500 3000 साल पहले जो है कि बोला जाता है कि लोहा आया है, ठीक है। ऐसे जनरली जो है कि 1500 1600 साल पहले लोहा का ज्यादा विकास होना शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगाज कोई का महत्व इसीलिए है कि, ऑप्शन ए, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है।
वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए बोगाज कोई एशिया माइनर में पड़ता है, बोगाज कोई एशिया माइनर में, ठीक है, मिड एशिया में। अब वहां पे जो अभी लेख मिला है, यानी कि ईरान इराक के तरफ जो अभिलेख मिला है, वहां पे एक जगह है बोगाज कोई, वहां से ये अभिलेख मिला है, तो उसी को बोला जाता है बोगाज कोई अभिलेख। तो उसमें कुछ देवी देवता के नाम मिले हैं, और वही देवी देवता का नाम हम लोग का वेद में भी मिलता है। तो इससे बहुत तरह का जो है कि चर्चा होना शुरू हुआ कि हो सकता है कि लोग उधरे से भारत में आया हो, क्योंकि जो देवी देवता इन लोगों का है उसका नाम वहाँ के अभिलेख में मिल रहा है। ठीक है, तो बोगाज कोई आपका वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है जो वेद में है। अब बात है कि भैया आज का इराक ईरान के तरफ जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे वैदिक देवता का तो कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, आज तो पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं वर्तमान में, लेकिन हो सकता है कि पहले जो है कि आर्यन लोग उधर रहे हो। ठीक है, और वहाँ पे बोगाज कोई में एक अभिलेख बनाए थे और अपने देवता का नाम लिखे थे, और वही देवता का नाम हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है और भी वेद में मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़िए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। आज इसका वर्तमान नाम रावी है। ठीक है, परुष्णी पुराना नाम है, करेंट नेम रावी है। रावी नदी के किनारे ही प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इसका पूरा डिटेल में जब पढ़िएगा तो कौन जीता कौन हारा, ठीक है, वहां आपको पता चलेगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो ये आपको उपनिषद में मिलता है। ठीक है, उपनिषद जब पढ़िएगा तो उसमें कुछ ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में दिया हुआ है, कुछ दार्शनिक भजन के बारे में वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उपनिषद में है। ठीक है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है कि थोड़ा हार्ड ही है। ठीक है, लेकिन उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, खत्म हो गया। धन्यवाद। इसी तरीके से जो है कि पूरा का पूरा घटना चक्र में जो बीपीएससी पीवाई की दिया हुआ है ये आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।